नमस्कार। जैसा कि कल मैंने बताया था कि मैं 11 सितंबर को एटीएस से ट्रांसफ़र होके एसएसपी अलीगढ़ के पद पर आ गया था। महीने 2 महीने वहाँ ये समझने में कि कौन कहाँ पर है, थानों की क्या पोजीशन है, क्राइम की क्या रेट है, कहाँ कौन सा क्राइम ज़्यादा होता है, देहात में किस तरह का क्राइम है, शहर में किस तरह का क्राइम है। थाने सब विज़िट करने होते हैं 1 महीने के भीतर, क्योंकि इस संबंध में आख्या भेजनी होती है अपने इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर डीआईजी रेंज और आईजी जोन को। दिन में सुनवाई करनी होती है, जो आज भी वैसे ही जन सुनवाई का समय होता है 10 बजे से 12 बजे तक। दिसंबर में किसी समय, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, एक महिला मेरे कार्यालय में आई और वहाँ आकर उसने ये बताया कि साहब, मेरा लड़का पिछले 3 साल से गायब है और साथ में एक लड़की भी उसके गायब थी, जो हम लोग फरीदाबाद में पड़ोस में ही रहते थे। मुझे पता लगा है कि वो लड़की वापस आ गई है और थाने पर उसको लाया गया था, उसका बयान हुआ है। तो मेरी भी मुलाकात उस लड़की से करा दी जाए, मैं पूछूं मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि मेरे बेटे के खिलाफ़ यहीं अलीगढ़ में लड़की भगा ले जाने का एक मुकदमा कायम है। जब भी मैं अपने बेटे के बारे में थाने पर या फरीदाबाद में बहुत चक्कर मैंने लगाए थानों के, ये बता दिया जाता है कि आपका लड़का अभियुक्त है, किसी लड़की को लेके भागा है, इसलिए आप पेशबंदी में उसकी मिसिंग या एक मुकदमा आप लिखाना चाहती हैं। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ और बस इतना करा दें कि हमारी उस लड़की से बातचीत करा दें, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि मेरा बेटा कहाँ है। अपने बेटे का नाम उसने जय बताया। मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, गांधी पार्क थाने की बात उसने बताई, उनको फ़ोन किया क्या बात है, कैसे है। तो उन्होंने बताया, पूरी डिटेल बताई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। तब मुझे पता लगा कि ये मामला 2013 का है। मैं आपको शुरू से मामला अगर नहीं बताऊंगा तो ये बीच में जो वो महिला आई और क्या बातचीत हुई, ये आपके लिए समझना कठिन होगा। 12 दिसंबर 2013 को देवेंद्र शर्मा सन ऑफ केशव देव शर्मा, निवासी नगला माली, थाना गांधी पार्क, ये थाने पर आए और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया और ये कहा कि मेरी पुत्री प्रीति, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसको जय सन ऑफ शंकर, रेजिडेंट ऑफ जवाहर कॉलोनी, थाना सारण, जिला फरीदाबाद, भगाकर ले गया है। एप्लीकेशन उन्होंने दी, उसमें मुकदमा अपराध संख्या 718/13, 363, 366 बहला फुसलाकर भगा ले जाना, ये कायम कर दिया गया। विवेचना चलती रही। विवेचना चलते चलते 2 साल हो गया। 5 विवेचक इसमें बदल गए। जैसे ही एक दरोगा ट्रांसफ़र होता था, आने वाले नए दरोगा को वो विवेचना ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। हमारे यहाँ ऑर्डरली रूम का प्रोविज़न है। ऑर्डरली रूम किया जाता है कि एक पर्टिकुलर थाने पर की जाने वाली विवेचना की समीक्षा अलग अलग अधिकारी करते हैं। डिप्टी एसपी करते हैं, एडिशनल एसपी करते हैं यानी एसपी सिटी करते हैं, और एसएसपी यानी मैं भी करता हूँ। जब समीक्षा होती है तो ये होता है, भाई अरे 2 साल पुराना मुकदमा, इसमें क्या हुआ। तो फ़ौरन जो उस समय आईओ रहते होंगे वो बताते होंगे, साहब इसमें 3 बार मैं दबिश दे आया, 3 बार मैं रेड कराया, यानी कागज़ पर वो रवाना हुए फरीदाबाद के लिए और कागज़ पर ही वो वापस लौट आए फरीदाबाद से, इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि बहुत तलाश किया, दोनों का पता नहीं लगा। यानी न लड़का का पता लगा न लड़की का पता लगा। लड़का लड़की चूँकि जिन्होंने यहाँ गांधी पार्क अलीगढ़ में मुकदमा लिखाया था, वो भी अस्थायी तौर पर वहीं फरीदाबाद रहते थे। यानी 5-5 विवेचक कागज़ पर रवाना हुए, कागज़ पर वापस आए और कागज़ पर उन्होंने बता दिया कि साहब दोनों नहीं मिले। अभियुक्त की माँ संध्या देवी और वहाँ से फ़ोन नंबर ले आते थे। जैसे ही विवेचना मिली, उन्होंने वादी से बात की। फिर उसके बाद जो मुलजिम यानी जो अक्यूज़ था इस एफआईआर में जय, उसकी माँ संध्या देवी से बातचीत की और बताया कि मैं आने वाला हूँ
और मैं आऊँगा और फिर जहाँ भी हो उसको बता देना, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसा पुलिस करती है। संध्या देवी भी बहुत परेशान थी 2 साल से। 2 साल में कुल 2-3 बार पुलिस वाले गए भी। कभी कभी पुलिस वालों को वहाँ आसपास जो आसपास के रहने वाले होते हैं वो उसी विवेचना में रवानगी करते हैं, अपना घर का काम निपटाते हैं और लौटते समय एक बार के लिए वहाँ चले जाते हैं, संध्या देवी को डांट फटकार के वहाँ से चले आते हैं। संध्या देवी सबसे यही कहती थी कि भाई हमारा भी लड़का गायब है, हमें भी बताओ लड़का हमारा कहाँ है। मैं अपने लड़के से, इकलौते लड़के से मिलने के लिए बहुत परेशान हूँ। आखिर वो गया कहाँ। संध्या देवी ने यह भी बताया कि मैं फरीदाबाद पुलिस के भी चक्कर लगा लगा के हार गई हूँ। वहाँ जाती हूँ 1-2 बार तो वहाँ से पुलिस टीम अलीगढ़ आई भी, जब मैं वहाँ फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से मिली, भेजा गया। जैसे ही लोग यहाँ आते हैं गांधी पार्क से एक उनको रिपोर्ट यानी आख्या दे दी जाती है कि इस लड़के के विरुद्ध 363-366 IPC का एक अपराध पंजीकृत है और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये एक्यूज्ड है और ये वांटेड है। शायद ये अपराधी की माँ है, इसलिए ये बार बार इस तरह के दरख्वास्त देती है ताकि कोर्ट में इसे बेनिफिट मिल सके। जब कभी लड़का लड़की बरामद हो और ट्रायल हो तब इसका बेनिफिट मिल सके। खैर संध्या देवी भी एकदम आजी जा चुकी थी कि उसकी कोई मदद नहीं हो पा रही थी। जब कभी भी वो मदद के लिए किसी के पास, किसी पुलिस वाले के पास गई तो ये कह के उसे टरका दिया गया कि उसका बेटा अभियुक्त है, उसका बेटा एक्यूज्ड है, उसका बेटा क्रिमिनल है। एक लड़की को भगा के ले गया है, 2 साल हो गया, लड़की का पता नहीं लग रहा है, लड़की के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। ये हो ही रहा था, 2013 से ये मामला चल ही रहा था कि 1 सितंबर 2015 को अचानक फिर थाना गांधी पार्क में मुकदमावादी जिन्होंने अपहरण का वो मुकदमा 2013 को लिखवाया था, वो अपनी बेटी प्रीति के साथ थाने पर आ गए। और उन्होंने ये कहा कि मेरी पुत्री का जो अपहरण कर लिया था जय ने, आज वो उसको अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया। रेलवे स्टेशन से मेरी पुत्री ने मुझे फ़ोन किया और मैं जाकर उसे ले आया। और ये भी बताया कि चूंकि मेरी पुत्री जय से ही 9 महीने की गर्भवती है और ऐसे में इतना अमानवीय कृत्य किया है जय ने कि अब उसको तत्काल आप गिरफ्तार करके उसे सजा दीजिए। ये बात बहुत चौंकाने वाली थी। लड़की थाने पर मौजूद थी, वास्तव में उसकी बहुत ही एडवांस प्रेगनेंसी थी और परेशान थी। तुरंत अमित यादव उस समय एसओ था, एसओ उसने तुरंत कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि लड़की का 164 यानी कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने किया जाना है। 1-2 दिन की बात की तारीख, चूँकि महिला जुडिशल मजिस्ट्रेट ही ये बयान रिकॉर्ड करती हैं, कलमबंद करती हैं, बंद कमरे में करती हैं, तो जब ज़्यादा कलमबंद बयान की एप्लीकेशन आ जाती हैं तो वो 1, 2, 3, 4 दिन बाद, कभी कभी 5 दिन बाद वो डेट पड़ती है। हालांकि नियमानुसार ये उसी दिन जब एप्लीकेशन दी जाती है तभी ये बयान रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। अगर 5 बयान हैं तो 3, 4 या 5 बयान से अधिक एक दिन में कोई भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि रूटीन के काम करने के बाद 2 बजे के बाद ही वो बयान रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। बहरहाल उसका 164 का कलमबंद बयान कराया गया। अपने कलमबंद बयान में उस लड़की ने ये बताया कि साहब ये मुझे जय इस तरह से यहाँ से भगा के ले गया, उसने कमरे में बंद कर दिया, मुझे बंधक बना लिया, मेरे साथ दुराचार किया और मैं उसकी ही बच्चे की इस समय 9 महीने से उसकी माँ हूँ। और जब मेरा बच्चे की पैदाइश का टाइम नज़दीक आने लगा और मुझे ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, उस समय ये मुझे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन में छोड़कर भाग गया। और फिर उसने कहा कि साहब हम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, हमें अपने माँ बाप की कस्टडी में भेज दिया जाए। अदालत के सामने जब ये बात आई तो बहुत गंभीर बात थी और बड़ी सहानुभूति किसी की भी होगी कि कोई लड़का 2 साल 3 साल से किसी लड़की को लेके भागे और एडवांस प्रेगनेंसी के समय उसे लावारिस छोड़कर भाग जाए। न्यायालय ने फ़ौरन उसको उसके माँ बाप के साथ रहने की अनुमति दे दी और वो अपने माँ बाप के साथ चली गई। 164 के बयान के बाद एसओ अमित यादव ने बहुत प्रयास किया कि जय का पता लगे, लेकिन जय का पता नहीं लगा। इसी बीच संध्या देवी को भी खबर हुई, यानी जय की माँ को, कि लड़की प्रीति यादव थाने में हाजिर हो गई है और उसकी गर्भ में उसके बेटे का बच्चा पल रहा है, यानी जय का बच्चा पल रहा है।
लेकिन वो चिंतित थी कि मेरा बेटा है कहाँ। वो वहाँ से भाग के आई और फिर वो जो मैंने बताया दिसंबर में किसी वक्त मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई। जब वो मेरे सामने आई और ये सारी बातें मुझे इंस्पेक्टर ने बताई कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है। मुझे भी गुस्सा आया कि एक लड़का जो इतने दिनों से किसी लड़की के साथ रह रहा है और ऐसी स्थिति में जब उसको सबसे अधिक केयर की ज़रूरत है, उसे लावारिस छोड़कर उसके अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर भाग गया। लेकिन फिर भी उसकी माँ की जो बात थी वो जेन्युइन लग रही थी कि साहब हम भी 2.5 साल से भटक रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, हमारा लड़का मुलजिम है, हम एक बार उसकी शक्ल देख लें, आप जेल भेज दीजिए, हमें भी तो पता लगे। न उसका 2 साल से कोई फ़ोन आया, न उसके किसी मित्र का फ़ोन आया, न उसका कोई पता लगा, बल्कि पुलिस रोज़ रोज़ आके तंग भी करती है कि लड़का तुम्हारा कहाँ है। मैंने वहीं क्राइम ब्रांच के लोगों को बुलवाया। भीड़ रहती है, आप जानते हैं, सुबह सुबह जब एसपी या डीएम अपने कार्यालय में होते हैं तो जो परेशान लोग हैं, जो प्रार्थी लोग हैं, अपनी अपनी एप्लीकेशन के साथ रहते हैं। उसी समय उनको बुलवाया, इंस्पेक्टर से बात की कि भाई जब वो अलीगढ़ वही छोड़ने आया था जय, तो नेचुरली उस समय जिस समय उसकी अलीगढ़ लोकेशन थी उस समय वो वहाँ आया होगा, और चूंकि वो इनको लेके गया था तो इनके फ़ोन पे उसकी कॉल भी आती रही होगी, तो उसका फ़ोन नंबर मिल जाना चाहिए। या इस लड़की की लोकेशन देखिए कि पिछले 6 महीने ये कहाँ कहाँ रही है, वहाँ टीम भेजिए, पूछताछ करिए कि ये जिस घर में रही है जय इस समय वहाँ है कि नहीं है, या वहाँ से फिर कहीं उसने बदल लिया। तो कम से कम लड़की की लोकेशन से, और लड़की जैसा उसने अदालत में बयान दिया है 164 में कि मैं जय मुझे बंधक बनाकर रखता था और मेरे साथ उसने ऐसा ऐसा किया, तो नेचुरली दोनों एक जगह एक साथ रहे होंगे। और कम से कम अभी से लेके और 10 महीने तक की सीडीआर अगर आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी भी लोकेशन वहीं मिलेगी जहाँ पे ये रह रहा होगा। बात इंस्पेक्टर की भी समझ में आई। क्राइम ब्रांच को बुलाया गया, क्राइम ब्रांच से कहा गया कि भाई आप जिस भी हालत में हो इसका बेटा भी मिलना चाहिए। वो आरोपी है, एक्यूज्ड है, लेकिन मिलना चाहिए। खैर, इंस्पेक्टर ने क्राइम ब्रांच को बताया कि किस तरह से आप इसका ये सीडीआर निकालने के लिए कहा गया है। सीडीआर उसकी निकाली गई। सीडीआर में जिस नंबर से उसने, जिस मोबाइल नंबर से स्टेशन से अपने फादर को फ़ोन किया, यानी जो रिकॉर्ड शो कर रहा था, ये बताया उन्होंने कि साहब ये नया सिम था और 3 दिन पहले ही लिया गया था और वो अब इस समय इसी के पास है। लड़की चूँकि वहाँ से जा चुकी थी और जो उसके वादी थे वो ये कह रहे साहब कि मैं डर के मारे, चूँकि उसकी माँ यहाँ घूम रही है, मैंने डर के मारे लड़की को किसी रिश्तेदारी में भेज दिया है, उससे बात करना अभी संभव नहीं है। देवेंद्र को बुलाया गया, यानी लड़की के बाप को, कि आप आइए। देवेंद्र का भी सीडीआर निकाला गया। जब ये कहा गया था कि एक तो लड़की की लोकेशन देखिए, पिछले 9-10 महीने में कहाँ रही है, और दूसरे इनकी कब कब बात हुई है। देवेंद्र ने चूँकि अपने फ़ोन से देवेंद्र के फ़ोन पर लड़की का फ़ोन आया था, तो देवेंद्र का नंबर भी पुलिस के पास था, उसने सीडीआर निकाली। सीडीआर में पुलिस ने ये पाया, क्राइम ब्रांच ने ये पाया कि पिछले 6-7 महीने से एक नंबर पे बहुत ज़्यादा बात होती है, दिन में, रात में, सुबह शाम, इस तरह से बात होती रहती है। और उस नंबर का लोकेशन हाथरस में शाहाबाद थाने में करमहरा गांव है, वहाँ पर मिलती है। तो ये हुआ कि ये नंबर किसका है, लेकिन ये नंबर अगर देवेंद्र के नंबर से डायल हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो देवेंद्र ही बता सकता है। देवेंद्र को बुलाया गया, उससे पूछा गया ये नंबर किसका है। वो नंबर देखते ही देवेंद्र चौंक गए, उनका चेहरा भी अलग अलग हाव भाव देने लगा। समझने में दिक्कत नहीं हुई जरा सी भी पूछताछ करने वाले को, क्राइम ब्रांच के लोगों को और हमारे विशेषज्ञ पूछताछ करने वालों को, कि मामला कहीं इसी नंबर में गड़बड़ है। थोड़ी बहुत पूछताछ शुरू हुई तो तरह तरह की बातें, जिसे कहते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ाने लगा, अंग्रेज़ी बोलने लगा। खैर फिर थोड़ी देर बाद पूछताछ शुरू हुई अच्छी वाली। बहुत ज़्यादा नहीं झेल पाया, थोड़ी देर में उसने बताना शुरू किया। उससे ये पूछा गया कि यहाँ पर करसौरा थाना सादाबाद हाथरस में यहाँ कौन रहता है, और ये नंबर किसका है जिससे तुम दिन में 10 बार बात करते हो। काफ़ी देर के बाद जब
अच्छी वाली पूछताछ अपने चरम पर पहुंची तो उसने बताया कि साहब ये मेरी बेटी का ही है, प्रीति का ही नंबर है। तो बोली ये वहाँ अगर रह रही थी, तुम्हें पता था कि वहाँ रह रही है, मुकदमा तुमने लिखाया कि जय इसे भगा के ले गया है, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मेरी लड़की वहाँ जय के साथ है। और पुलिस जाती, एक्यूज़ था, चूँकि लड़की अंडर एज आपने लिखाई है, यानी नाबालिग है, वो शादी योग्य नहीं है, तो नेचुरली या तो वो अपने बालिग होने का इंतज़ार कर रही थी या फिर उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती हो रही थी। इसका कोई जवाब देवेंद्र के पास नहीं था। जब देवेंद्र ने बताया कि मेरी ये बेटी का फ़ोन है, तभी डाउट होने लगा। और उसके बाद फिर बाकी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया कि पुलिस को क्यों नहीं बताया, वहाँ किसका है घर, वहाँ क्यों रह रही है, 4-5 महीने से आप उससे लगातार बात कर रहे हैं, क्या वजह है। इन किसी सवालों का जवाब वो नहीं दे पाया। फिर थोड़ी सी और अच्छी वाली पूछताछ शुरू की गई। उसके बाद उसने जो बातें बताईं बहुत गंभीर थी, बहुत चौंकाने वाली थी, बहुत आँख खोलने वाली थी। 2013 की बात आते आते 2016 में अगर उस अभियुक्त की माँ मेरे समक्ष जो प्रस्तुत हुई थी, अगर उसने ये बात न कही होती कि साहब आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपराधी है, लड़की आ गई है, लड़की ने अदालत में बयान दिया है कि वो मेरे बेटे से प्रेग्नेंट है, तो अब तो मैं यही मानूंगी कि मेरी बहू है, लड़के से तो एक बार हमें मिलवा दें, मुझे भी हक है ये जानने का कि मेरा लड़का कहाँ है। जब अच्छी वाली पूछताछ हुई तो देवेंद्र टूट गए। देवेंद्र ने बताया कि मैं मूल रूप से नगला माली थाना, गांधी पार्क जिला, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से फरीदाबाद हरियाणा में काम के सिलसिले में रहता हूँ। मेरी 3 बेटी और 1 बेटा है। ये प्रीति बीच वाली नंबर की है, इससे एक बड़ी और एक छोटी बेटी है और ये इंटरमीडिएट में पढ़ती है। 2013 में ये फरीदाबाद के जवाहर बाग कॉलोनी, थाना सारण में सुभाष चंद्र के मकान में किराए पर रहता था। मकान मालिक का एक रिश्तेदार था जय, जो अक्सर मकान मालिक के यहाँ अपनी माँ के साथ, चूँकि नज़दीकी रिश्तेदार थे, आया करता था। इसी बीच में शायद जय का प्रीति से कोई संबंध हो गया, इनका कोई प्रेम प्रसंग या प्रेम संबंध हो गया, लेकिन मुझे इसकी जानकारी कभी नहीं लगी। 6 दिसंबर 2013 को अलीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एक एग्ज़ाम था, उसको देने के लिए मेरी बेटी प्रीति वहाँ से हरियाणा से चली। वो यहाँ आई और मेरे साले प्रमोद शर्मा, जो कि बाबा कॉलोनी अलीगढ़ में रहते हैं, प्रमोद शर्मा सन ऑफ रमेश चंद्र शर्मा, उनके यहाँ आके रुकी कि उसे कल एग्ज़ाम देना है। जैसे ही प्रीति एग्ज़ाम देने के लिए अपने मामा प्रमोद शर्मा के यहाँ आई, उसके साथ एक लड़का भी था। उन दोनों के हाव भाव देख के इन्होंने फ़ौरन अपने बहनोई को फ़ोन किया, यानी प्रीति के फादर को, देवेंद्र शर्मा को, और ये कहा कि इस बार प्रीति जो एग्ज़ाम देने आई है उसके साथ एक लड़का भी है, क्या आप उसको जानते हैं। इन्होंने कहा, नाम बताया कि जय उसका नाम है। इन्हें समझते देर नहीं लगी कि जय शायद वही है जो इसके मकान मालिक का रिश्तेदार है। उस समय ये काम के सिलसिले में रुद्रपुर थे। देवेंद्र ने तुरंत अपने साले से कहा कि इसको रोक के रखना, मैं आ रहा हूँ। ये कैसे यहाँ पर प्रीति के साथ आ गया। लड़की के फादर वहाँ से भाग के सीधे पहुँचे अलीगढ़ अपने ससुराल, अपने साले के पास। तब तक एग्ज़ाम दे के ये लोग आ गए थे और जय को वहाँ उन्होंने जय जब जाने को तैयार हुआ कि बस का टाइम हो रहा है, उसको रोक लिया। थोड़ी देर में ही देवेंद्र वहाँ आ गए। देवेंद्र और प्रमोद, इन दोनों ने जय को पहले धमकाया और फिर ये बताया कि तुम कैसे आ गए यहाँ पर, क्या हुआ, घर में बता के आए हो कि नहीं आए हो। जब उसने ये बताया कि नहीं साहब, घर में मैं कैसे बता के आऊँगा, घर में बताऊँगा तो माँ कभी आने नहीं देगी, तो किसी को पता नहीं है, सबको यही पता है कि मैं कहीं बाज़ार में गया हूँ घूमने के लिए, मैं कल पहुँच जाऊँगा, उसको बता दूँगा कि मैं इस तरह से दोस्त के यहाँ चला गया था फरीदाबाद में, कोई जगह बता दूँगा। इनकी ये समझ में आ गया
कि किसी को अभी पता है नहीं कि ये अलीगढ़ आया है। वहाँ से इन लोगों ने इशारे इशारे में बात की और ये कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम तुमको छोड़ देते हैं बस स्टैंड पे, तुम बस स्टैंड से अपने घर चले जाना। वहाँ से ये पैदल ही चल दिए प्रमोद यानी प्रीति का मामा, जय यानी वो लड़का, और देवेंद्र शर्मा यानी प्रीति के बाप। ये तीनों पैदल ही पैदल चल दिए। वहाँ नई बस्ती अवतार नगर जो थाना सासनी गेट में पड़ता है, वो बिल्कुल रेलवे लाइन के किनारे बसा हुआ मोहल्ला है। वहाँ इनके एक और जानने वाले थे, विनोद सनाफ राधेलाल। उनके यहाँ पहुँच गए और इसको बिठा दिया कि तुम इसको चाय वाय पिलाओ, और एक कमरे में जाके इन लोगों ने खूब छक के शराब पी, प्रमोद, देवेंद्र और विनोद ने। और फिर शराब पी के बाहर निकले, जैसे कहा कि चलो बस का टाइम हो गया, तुमको ले चलते हैं। रेलवे लाइन क्रॉस करके उस तरफ जाना था इन्हें बस अड्डे के लिए। जैसे ही रेलवे लाइन के पास पहुँचे, इन्होंने तीनों ने धक्का देके गिरा दिया जय को, और साफे के अंगोछे से इसका गला कस दिया। थोड़ी देर में इसकी मृत्यु हो गई और उसकी बॉडी को ट्रेन के ऊपर बीच में, आधा शरीर पटरी के इस तरफ और आधा शरीर पटरी के उस तरफ, उस पर लिटा दिया। किनारे आके, सड़क के किनारे थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े होकर ये देखते रहे कि गाड़ी कब आती है। 15 मिनट बाद गाड़ी आ गई। गाड़ी पूरी स्पीड से उसके शरीर से गुजर गई। इन्होंने देखा कि बॉडी के 2 टुकड़े, एक दोनों पटरियों के बीच में, एक उस पटरी से बाहर के हिस्से में पड़ा हुआ था। ये वहाँ से चले आए और देवेंद्र शर्मा उसी दिन अपने घर फिरोज़ाबाद के लिए रवाना हो गए। 3 दिन बाद इसकी माँ, जय की माँ, उनके पास आई कि प्रीति कहाँ है। तो उसने कहा, नहीं मुझे नहीं पता प्रीति कहाँ है। बोले क्यों? अगर जय भी नहीं है और तुम्हें ये पता नहीं कि प्रीति कहाँ है। बहरहाल उसने कुछ गुस्से में जो भी बात कही हुई, इससे काफ़ी बात की। फिर कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ आके बात की, तो इसने झल्ला के कहा कि भाई मेरी लड़की भी तो नहीं मिल रही है, मैं भी तो उसको ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा तुम बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे हो, तुम, मैं देख रहा हूँ 3 दिन से घर के भीतर हो। इसकी बात कुछ समझ में आई कि अगर इस तरह से हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे। ये फ़ौरन भाग के वहाँ से अलीगढ़ आया। ये फ़ौरन भाग के वहाँ से अलीगढ़ आ गया। और जब ज़्यादा प्रेशर हुआ तो 12 दिसंबर 2013 को, देखिए 6 दिसंबर की ये घटना थी जब उसको मारा गया। 6 दिन में 3-4 बार, और वो तुरंत भाग के फरीदाबाद पहुंच गया विनोद शर्मा। 6 दिन में ही कई बार जय की माँ या उसके रिश्तेदारों ने इससे पूछताछ की, तो ये भाग के 12 दिसंबर को अलीगढ़ आ गया। अलीगढ़ में वहाँ के एक वकील हैं श्री मुन्ना लाल वकील को लिया, अपने गांव के चौकीदार को लिया, और 2 और मोअज़्ज़िज़ लोगों को लेके 12 दिसंबर 2013 को ये थाना गांधी पार्क पहुंच गया। और इसने अपनी बेटी के जय द्वारा भगा ले जाने की एक FIR 363-66 की कर दी। जब FIR कर दी कि लड़का लड़की को लेके भाग गया है, तो इसके सामने ये संकट था कि लड़की अगर घर में रहेगी तो फ़ौरन पुलिस आएगी और पूछेगी कि भाई लड़का कहाँ है। फिर ये समस्या होगी मुझे इसका जवाब देने की। इन्होंने फ़ौरन प्रीति को अपने साले, प्रमोद के साले के घर भेज दिया। मैंने शाहाबाद में, जहाँ मैंने बताया था कि जो इसके साले के साले हैं, उनके यहाँ इसको भेज दिया कि तुम चुपचाप रहोगे, और साले को भी ब्रीफ कर दिया कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि प्रीति वहाँ रह रही है। इसी बीच में इन लोगों के दिमाग में और दिमाग ही चलाते रहे और प्रीति का नाम बदल के पूजा कर दिया। इसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को जैसे स्कैन करके और उसमें नाम चेंज करके बनाया जाता है। मैंने अपने एक एपिसोड में पूरा का पूरा फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी मार्कशीट बनाने के गोरख धंधे का जिक्र किया था सहारनपुर में, जो बहुत बड़ा गैंग इसका पकड़ा गया था। तो उसी तरह कुछ इन्होंने ऐसा किया कि उसका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट,
इन सब में पूजा यादव नाम रख दिया और उस नाम से इसको वहाँ पर घर वाले भी पूजा के नाम से ही जानने लगे। फिर 3 दिसंबर 2014 को उन्होंने चुपचाप राहुल सन ऑफ पूर्णचंद्र निवासी चंदन नगर थाना वृंदावन मथुरा इसके साथ प्रीति यानी बदले हुए नाम पूजा की शादी कर दी और उसको इनके घर भेज दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं कि प्रीति गई कहाँ। पुलिस 5 विवेचक बदल चुके थे, लेकिन पुलिस भी नहीं पहुंच पाई वहां तक कि प्रीति कहाँ है, क्योंकि विवेचना के हिसाब से लड़का लड़की दोनों गायब हैं। एफआईआर के हिसाब से तो ढूंढा लड़की को भी जा रहा था, लड़के को भी जा रहा था कि लड़का मिल जाएगा तो लड़की मिल जाएगी, और अगर लड़की मिल गई तो लड़का मिल जाएगा। शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। वहाँ वो प्रेग्नेंट हो गई। जब थोड़ी सी एडवांस प्रेगनेंसी होने लगी तो ससुराल वालों ने ये इच्छा जाहिर की कि शायद पहली प्रेगनेंसी है ये, इसको अपने मायके जाना चाहिए। तो फिर इन लोगों ने फ़ौरन उसको सादाबाद उसके घर भेज दिया जहाँ वो रह रही थी। इसी बीच पुलिस 3-4 बार फरीदाबाद गई और जो उसके जो आईओ थे उन्होंने तमाम उल्टी सीधी बात इस बार देवेंद्र शर्मा से की। देवेंद्र शर्मा ने अपना मकान भी बदल लिया कि बार बार पुलिस यही पता देख के यहाँ चली जाती है, तो इसलिए मकान ही बदल देना उचित होगा। उन्होंने अपना मकान बदल दिया। जब उन्होंने अपना मकान बदल दिया और फिर ढूंढ के अगली बार आईओ वहाँ पहुँच गया और उसने फिर कहा कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्यों मकान बदल रहे हो, तुम बता दो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये घबरा गए। इन्होंने फिर अपने वकील मुन्ना लाल से संपर्क किया और बताया कि कुछ ज़्यादा पुलिस तंग कर रही है और उनको ये ऐसा एहसास होता है देवेंद्र को कि शायद पुलिस को कुछ शक हो रहा है। मुन्ना लाल ने उसको राय दी कि लड़की को फ़ौरन लाओ, थाने पर पेश करो, थाने पर ये बताओ कि वो लड़का इसको स्टेशन छोड़ के चला गया है और ये उसी से प्रेग्नेंट है, क्योंकि न वो मिलेगा न डीएनए किसी से मैच करेगा, इसलिए ये बात कभी साबित नहीं हो पाएगी कि ये प्रेगनेंसी किससे है। खैर, जो वकील ने राय दी, ये घबराए हुए थे, वो सीधे उन्होंने यही काम किया और उसको वहाँ ले जाकर प्रस्तुत करा दिया, जो मैंने आपको बताया था 1 सितंबर 2015 को। घटना 6 दिसंबर 2013 की थी। 1 सितंबर 2015 को थाने पर लड़की को प्रस्तुत करा दिया गया। जब लड़की को बयान के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया था, यानी 164 के बयान में जब 1-2 दिन 4 दिन की देरी होती है, मेडिकल भी होना था, इसके लिए रखा गया। इसी बीच में पूरे थाने की सहानुभूति उस प्रीति, उस लड़की के प्रति हो गई कि मतलब कैसा लड़का है वो कि उसने इसके साथ जोर ज़बरदस्ती भी की, और जब इसको प्रेगनेंसी का टाइम था तब उसको छोड़कर भाग गया। जब वो कस्टडी में थी उसी समय उसने पुलिस कस्टडी में ही एक बेटे को जन्म भी दिया, लेकिन इनके घर वालों ने ससुराल वालों को खबर तक नहीं की। उन्हें ये डर था कि अगर ससुराल वाले वहाँ से यहाँ आ गए और असली बात कहीं पता लग गई, इसका असली नाम पता लग गया और एक एफआईआर लिखाई गई है ये पता लग गया, तो आगे की ज़िंदगी इस लड़की की बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया और ससुराल वालों को भी नहीं बताया कि पूजा ने बेटे को जन्म दिया है, यानी राहुल की बेटा हुआ है। ये भी राहुल या उसके पिता पूर्णचंद्र को जानकारी नहीं दी गई। आगे बयान में देवेंद्र ने बताया कि जब हम लोग वहाँ बॉडी छोड़ के आए, 2 टुकड़ों में देख के आए, तो अगले दिन विनोद, चूँकि रेलवे लाइन के ठीक किनारे पे उसका घर था, विनोद से पूछा कि भाई बॉडी का क्या हुआ। तो विनोद ने बताया कि सवेरे सवेरे तमाम पुलिस आई थी और 2 हिस्से में, दोनों हिस्सों को एक एक बोरी में भर के चली गई थी, और तीसरे दिन इसकी अखबार में एक फ़ोटो भी छपी थी और इश्तहार भी निकाला गया था कि इस तरह से एक अज्ञात बॉडी यहाँ मिली है, और अगर कोई पहचान रहा हो या कोई सूचना हो इसके बारे में तो फलां नंबरों पर सूचित करें। तो 4-6 दिन तो थोड़ा सा इनको ये लगा, इसीलिए 2-4 दिन वेट करने के बाद इन्होंने 12 दिसंबर को, 6 दिसंबर की घटना थी, 12 दिसंबर को ये मुकदमा लिखाया था अपहरण का, और फिर 2015 में वो आए और ये
महिला आई संध्या और उसने ये कहा कि मेरा बेटा भी गायब है, उसका भी पता लगना चाहिए, और तब ये पूरी घटना का अनावरण हुआ। 13 जनवरी 2017 को, 11 सितंबर को मैं आया था अलीगढ़, दिसंबर में वो महिला आई थी, और ये सब पता लगते लगते 13 जनवरी 2017 को 3 साल पहले हुई इस हत्या का खुलासा हुआ। संध्या को बताया गया कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, मुलजिम पकड़ लिए गए हैं। वो बदहवास सी वहाँ से आई। वो संध्या देवी, गुड्डू चौधरी और उनके साथ एक और रिश्तेदार यहाँ पर आए थाने पर। 2013 के उस अज्ञात, जिसको सुसाइड मान के पुलिस ने सब खत्म कर दिया था, उसकी विवेचना समाप्त हो गई थी, उसका पंचनामा निकाला गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई, उसके कपड़े निकाले गए। वो पोटली बांध के पोस्टमार्टम हाउस से थाने को भेज दिए जाते हैं। वो कपड़ा निकाला गया और उसकी फ़ोटोग्राफ निकाली गई, और माँ ने जब वो कपड़े, वो फ़ोटोग्राफ और वो बाकी चीज़ें देखी तो उसे समझने में 1 मिनट भी देर नहीं लगी कि ये उसका बेटा था, जो एक प्रेम प्रसंग में अपनी जान गंवा बैठा। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक और क्राइम के एक प्रकरण जो मेरी वहाँ तैनाती के दरमियान हुआ था, उसके साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।